खालिस्तान एक ऐसा वर्ड जो जब भी हम सुनते हैं तब हमें ये इंडिया के 1947 में हुए पार्टीशन की याद दिलाती है। 1 million people become refugees overnight. The new dominions of Pakistan and India take over their own affairs. बट वाई? द रीजन इज सिंपल, ये वर्ड भारत में फिर से एक पार्टीशन लाने का काम कर सकती है। Brandishing swords and guns, the mob broke through barricades and attacked the police. आखिर क्यों कुछ लोग भारत को तोड़ के एक अलग देश खालिस्तान बनाना चाहते हैं, और ये सारी चीजें आखिर शुरू कहां से हुई? लेट्स फाइंड आउट। The return of Khalistan terror. खालिस्तानी संगठनों के लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन से भारत के लिए खतरा बन चुके हैं। The Khalistanis are on a rampage. खालिस्तान ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। सो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वी नीड टू गो बैक टू 1700s। सो आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए। सो एज वी ऑल नो दैट 1700s में इंडियन सब कॉन्टिनेंट मुगल रूल के अंडर थे, बट फिर 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगी, और फिर बाद में ईयर 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर कर लिया एंड ही वॉज प्रोक्लेम द महाराजा ऑफ सिख एम्पायर, जो पंजाब में बेस्ड थे। ये एम्पायर लगभग 50 साल तक रही, बट फिर महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद ये एम्पायर भी वीक पड़ गई, और फिर फाइनली 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ तो वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हराकर सिख एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया इनटू सेपरेट प्राइंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब व्हिच वाज दिस। अब इसके बाद यहाँ पे जितने भी गुरुद्वारे और गोल्डन टेम्पल थे, इसका कंट्रोल यहाँ के लोकल महंत को मिल गया, एज इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट था। सिख कम्युनिटी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी, और इसी की वजह से 1920s में अकाली दल नाम की एक सिख कम्युनिटी ने अकाली मूवमेंट की शुरुआत की टू पुट प्रेशर ऑन ब्रिटिशर्स, और फिर फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिसंबर 1920 में सिख गुरुद्वारे का कंट्रोल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को दे दिया, जो अकाली दल के साथ मिलकर काम करती थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुछ लोगों को नहीं पता इज दैट ब्रिटिश रूल के समय सिख्स को यही लगता था दैट ब्रिटिशर्स ने कुछ सालों के लिए यहाँ कब्जा किया हुआ है, और जब वो यहाँ से वापस लौटेंगे तब उनको उनका सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। बट जब 19 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया एंड सेड दैट इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी जहां डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस किए जाएंगे, तो इस बात से शिरोमणि अकाली दल को एक बहुत बड़ा झटका लगा एज वो अपना अलग सिख स्टेट बनाना चाहते थे। बट जब ईयर 1940 में जिन्ना के दौरान एक अलग मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान बनने की बात उठने लगी, तो इस बात से सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा वरीड हो गई एज वो मुस्लिम्स विजन ऑफ इस्लामिक स्टेट और हिंदू डोमिनेटेड इंडिया के बीच फंस गए थे, और इसी की वजह से सिख कम्युनिटी ने आजाद पंजाब की डिमांड की, नॉट एज ए सेपरेट सिख स्टेट बट एज ए प्रोविंस जहां पे सिख्स मेजोरिटी में हो और कोई दूसरी कम्युनिटी यहाँ डोमिनेट ना कर सके। बट इंडियन लीडर्स ने उस समय इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया एज इट सीम्ड इम्प्रैक्टिकल टू देम। अब इसके बाद जब धीरे धीरे रिलीजियस ग्राउंड्स पे जिन्ना का मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान बनाने का सपना सच होने लगा, तो ये देखकर अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने भी 1946 में सिख कम्युनिटी के लिए अपना एक अलग स्टेट बनाने की मांग रखी। बट फिर इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको यह आश्वासन दिया दैट इंडिपेंडेंट इंडिया में सिखों को एक स्पेशल स्टेटस दी जाएगी, तब अकाली दल के लीडर्स ने अपना एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड को वापस ले लिया। और फिर फाइनली जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इसमें पंजाब ऑल्सो गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 5.5 मिलियन मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू वेस्ट पंजाब एंड अराउंड 4.5 मिलियन हिंदूज एंड सिख्स माइग्रेटेड टू ईस्ट पंजाब। और इन सारी चीज़ों के बीच यहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ जिसमें हज़ारों की संख्या में सिख्स, हिंदूज और मुस्लिम्स की जाने गई। अब पार्टीशन के बाद सिख कम्युनिटी की डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा बदली, एज पार्टीशन से पहले पंजाब में 51% मुस्लिम्स रहा करते थे, 35% हिंदूज एंड ओनली 12% सिख्स, यानी कि सिख्स यहाँ माइनॉरिटी में थे। बट पार्टीशन के बाद इंडिया के पंजाब में सिख्स बिकेम ए मेजोरिटी विद 60% ऑफ द पॉपुलेशन, और इसी की वजह से सिख कम्युनिटी का अपना एक अलग सिख स्टेट होने का सपना फिर से रियलिटी में बनता दिख रहा था। और इसी की वजह से शिरोमणि अकाली दल ने तब पंजाबी सुबह मूवमेंट की शुरुआत करी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए विच मोस्टली वे सिख्स, उनके लिए एक अलग पंजाबी स्टेट बनाना था और इस स्टेट को एक स्पेशल ऑटोनॉमी दिलानी थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी मिली हुई थी। बट अकाली दल के इस डिमांड को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया एज दे फियर दैट एक पंजाबी स्टेट बनाने का मतलब फिर से रिलीजियस ग्राउंड्स पे एक स्टेट बनाने जैसा होगा, जस्ट लाइक पाकिस्तान। सो दे डिसरिगार्डेड दिस डिमांड। नाउ पार्टीशन के बाद अकाली दल के द्वारा 1966 तक कई छोटे बड़े मूवमेंट्स किए गए टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, और ठीक इसी बीच इंडिया का ईयर 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, और इन दोनों ही वॉर्स में सिख कम्युनिटी से कई
सारे सोल्जर्स ने इंडिया के लिए लड़ा। इन दोनों इवेंट्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट को सिख कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस का आभास हुआ और फिर फाइनली ऑन 18 सितंबर 1966 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया और अकाली दल के डिमांड्स पर एग्री करते हुए उन्होंने पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, विच वाज पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, जिसमें से पंजाब में सिख मेजोरिटी थी और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हिंदू मेजोरिटी थी। बट इस ट्राइफर्केशन के बावजूद भी इट डिडंट सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ अब कुछ सिख इस बात से नाखुश थे दैट उनके हिस्से में कम लैंड आया था, तो वहीं समवेयर अपसेट दैट पंजाब को हरियाणा के साथ सेम कैपिटल शेयर करना पड़ रहा था, विच वाज चंडीगढ़। और इसी की वजह से बहुत सारे सिख्स को ये लगने लगा दैट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और इसी की वजह से 1973 में फिर शिरोमणि अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें उनकी कुछ ये डिमांड्स थी, लाइक पंजाब को जम्मू एंड कश्मीर के जैसे ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, सिखिज्म को हिंदुइज्म से अलग रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, चंडीगढ़ के साथ और कई दूसरे एरियाज को वापस पंजाब में ट्रांसफर कर देना चाहिए और पंजाब को कंट्रोल करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। बट उस समय इस रेजोल्यूशन को उतनी लाइमलाइट नहीं मिली। अब इसके बाद एक ऐसा दौर आने वाला था जिसका आइडिया किसी को नहीं था। 1977 में जब पंजाब में असेंबली इलेक्शंस हुए तो इसमें अकाली दल और जनता पार्टी की अलायंस की गवर्नमेंट ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया। इस डिफीट के बाद पंजाब से अपनी जाती हुई गद्दी को बचाने के लिए कांग्रेस ने एक मास्टर प्लान बनाया। द प्लान वाज सिंपल, अगर अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह के सामने कोई एक ऐसा इंसान खड़ा कर दिया जाए जो उनको चैलेंज करने की काबिलियत रखता हो, तभी कांग्रेस वापस पावर में आ सकती थी। और फिर फाइनली संजय गांधी, जो सोनिया गांधी के बेटे थे और कांग्रेस के मेंबर भी थे, उन्होंने एक ऐसे इंसान का चुनाव किया जिसने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सन जनरल सिंह भिंडरवाले। अब यहाँ से कांग्रेस ने एसजीपीसी के इलेक्शंस में अकाली दल के अगेंस्ट भिंडरवाले को खड़ा कर दिया और फिर इसके बाद से भिंडरवाले का इन्फ्लुएंस और पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एज रिलीजियस बातों की वजह से सिख तो इनको सपोर्ट करते ही थे, साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही थी। और फिर 13 अप्रैल 1978 में भिंडरवाले, जो सिख्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनका निरंकारी सिख्स के साथ एक बहुत बड़ा क्लैश हो गया। नाउ जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं दैट सिख्स और निरंकारी सिख्स एक दूसरे को नापसंद करते हैं, बिकॉज जहां ट्रेडिशनल सिख्स एक तरफ गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ निरंकारी सिख्स जीवित गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस क्लैश में लगभग 16 लोगों की जान गई, बट कांग्रेस ने इसे इग्नोर किया बिकॉज दे यूज्ड टू सपोर्ट भिंडरवाले। और इस इंसिडेंट के बाद से कहा जाता है दैट खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत होने लगी थी। बढ़ते पावर के साथ 1980 में भिंडरवाले एंड इसके सपोर्टर्स ने हिंदूज को टारगेट करना शुरू किया एंड दे मर्डर्ड लाला जगत नारायण, जो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के पब्लिशर थे और वो भिंडरवाले को काफी क्रिटिसाइज किया करते थे। बट इस बार कांग्रेस पार्टी इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकी, एज हिंदुओं की किलिंग्स की वजह से हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गई थी और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने भिंडरवाले को जेल में बंद कर दिया। नो, कांग्रेस भिंडरवाले को ज्यादा दिन तक जेल में बंद नहीं कर पाई, एज उसके सपोर्टर्स वायलेंस और राइट पे उतर आए थे और इसी की वजह से सिर्फ 26 दिन में ही भिंडरवाले को रिलीज कर दिया गया और यहाँ से कांग्रेस और भिंडरवाले एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। इसके बाद भिंडरवाले ने 1982 में अकाली दल के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा को लॉन्च किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पंजाब में पास कराना था। इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए भिंडरवाले और अकाली दल अब धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने 1982 में दिल्ली में होने वाले 9th एशियन गेम्स को डिस्टर्ब करने की धमकी दी और कुछ हद तक डिस्टर्ब किया भी। इसके साथ साथ अपनी बात मनवाने के लिए भिंडरवाले और इनके सपोर्टर्स ने बहुत सारे लोगों को वाइड स्प्रेड मर्डर किया। धीरे धीरे अब खालिस्तान मूवमेंट और वायलेंस अपने पीक पर पहुंच चुका था। ये 1983 में भिंडरवाले और इसके सपोर्टर्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को ऑक्यूपाई कर लिया और उसने इस होली टेम्पल को एक आर्म फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। उसने बहुत सारे आर्म्स और वेपन्स इस टेम्पल में इंस्टॉल कर दिए और फिर यहीं से अपने सारे ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए एंड ही ओपनली डिक्लेयर्ड दैट अब खालिस्तान एक अलग देश बनेगा एंड ही वाज डायरेक्टिंग अटैक्स एंड वायलेंट एक्ट्स फ्रॉम दिस सैक्रेड टेम्पल। कहा जाता है दैट 1980 से 1984 के बीच भिंडरवाले और इसके सपोर्टर्स ने हजारों की संख्या में हिंदूज और निरंकारी सिख्स का कत्लेआम किया। अब वायलेंस इतने हद तक एस्केलेट हो चुका था दैट तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 6 जून 1984 में एक आर्मी ऑपरेशन ऑर्डर किया जिसका कोड नेम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। इस ऑपरेशन का सीधा ऑब्जेक्टिव गोल्डन टेम्पल को ऑक्यूपाई कर चुके भिंडरवाले और बाकी मिलिटेंट्स को मारना था। यह ऑपरेशन करीब 3 दिन तक चला। आर्मी ने टेम्पल पे एक फुल स्केल अटैक किया और इस अटैक में लगभग 5000 सिविलियंस विच इंक्लूड्स भिंडरवाले एंड 700 मिलिट्री ऑफिसर्स, इन लोगों की भी यहाँ जान
जान गई। आर्मी ने इसके साथ साथ दूसरे 40 गुरुद्वारे में भी अटैक किया जहां कुछ सिख एक्टिविस्ट छुपे हुए थे। अब इसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन वुडरोज को कंडक्ट किया। इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भिंडरवाले के फॉलोअर्स को पकड़ना था जो भिंडरवाले के मरने के बाद भी खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा रखे हुए थे। इस ऑपरेशन में मिलिट्री ने पूरे स्टेट को सील कर दिया, कंप्लीट प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और अगर उन्हें कहीं भी कोई सिख दिख जाता था तो उनकी तलाशी ली जाती थी डेट कहीं वो कोई मिलिटेंट तो नहीं। इस पूरे ऑपरेशन में हजारों की संख्या में कई सिख मारे गए एंड मैनी प्रोमिनेंट अकाली लीडर्स वेर अरेस्टेड। इन दोनों ऑपरेशंस में कई गुरुद्वारे एंड गोल्डन टेम्पल को बहुत भारी नुकसान हुआ और इसी की वजह से पूरी सिख कम्युनिटी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एज दे कंसिडर्ड इट एज ए ह्यूमिलिएशन। इसकी वजह से कई सिख मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट से और कई गवर्नमेंटल पोजीशन से इस्तीफा दे दिया और इन सारी चीजों को देखने के बाद कई सिख ने यह प्रण लिया कि जिसने भी उनके टेम्पल के साथ ये किया है अब वो उनकी जान ले लेंगे। और फिर ठीक इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको 32 गोली दाग के उनकी हत्या कर दी। और इस इवेंट के तुरंत बाद भारत के कई हिस्सों में एंटी सिख राइट्स होने लगे, बहुत सारे गुरुद्वारे जलाए गए एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अराउंड 8000 सिख्स गॉट किल्ड। इन सब चीजों पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। कलेक्टिवली देखा जाए तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुडरोज एंड 1984 एंटी सिख राइट्स ने कई सिखों को एक गहरा घाव दिया एंड इट फर्दर फ्यूल द खालिस्तान मिलिटेंट मूवमेंट। और इसी की वजह से बहुत सारे खालिस्तान सेपरेटिस्ट ने रिटेलिएशन में मल्टीपल अटैक्स किए इन इंडिया एंड अब्रॉड। लाइक उन्होंने 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा दिया विच वॉज ओवर द अटलांटिक। उन्होंने 1986 में इंडियन आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्या का असैसिनेशन किया। फिर उन्होंने 1995 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बीन सिंह को भी कार बॉम्बिंग में मराया। और आज के समय कई खालिस्तानी यूएस, यूके, कनाडा, पाकिस्तान और भी कई जगह सेफली बैठे हुए हैं एंड दे ऑपरेट फ्रॉम देयर टू डिसरप्ट इंडिया। 1995 के बाद खालिस्तान मूवमेंट बहुत हद तक शांत हो गई थी बट फिर ये 2020 और 21 में जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए तो उस समय पंजाबी एक्टर दीप सिंधु ने मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खूब नारेबाजी की और तब उन्होंने वॉरिस पंजाब डे नाम के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब के लिए राइट्स दिलवाना था। बट फिर इसके कुछ समय बाद 15 फरवरी 2022 में दीप सिंधु की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वॉरिस डे पंजाब की लीडर की कुर्सी फिर से खाली हो गई। और फिर ठीक इसी बीच अमृतपाल सिंह जो दुबई में रहने वाला एक प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट था जो कुछ ऐसा दिखता था, वो वापस इंडिया आता है और वो खालिस्तान बनाने की बातें को फिर से रिवाइव कर देता है और फिर 4 मार्च 2022 में उसे वॉरिस पंजाब डे का नया लीडर बना दिया जाता है। और तब से लेकर आज तक खालिस्तान मूवमेंट फिर से एस्केलेट होता जा रहा है और इस पे घी डालने का काम पाकिस्तान कर रहा है बाय सपोर्टिंग देम टू रिवाइव द मूवमेंट। देखिए एक बात जो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज दैट ऐसी बात नहीं है दैट इंडिया में हर एक सिख खालिस्तान बनाना चाहता है। पीसफुली माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है, कोई दहशत नहीं, कोई कुछ नहीं। साडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो सिख जी वास्ते काफी कुछ उन्हें किया। खालसा दा दुश्मन असली पाकिस्तान है ना कि हिंदुस्तान। They are as proud as you are of being an Indian. बट इसी कम्युनिटी में सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर समय रहते इंडियन गवर्नमेंट ने इस वापस आई खालिस्तान मूवमेंट को ठीक से टैकल नहीं किया विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ सिख्स, देन एक बहुत फेमस कहावत तो हम सबने सुनी है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम इट। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। नाउ until next time, be the change.